कल्पना कीजिए ऐसी जगह जहां धरती ने हार मान ली हो। मिट्टी में सांप जैसी दरारें, चारों ओर बस सूखा और धूल, हरे रंग का एक भी निशान नहीं, सिर्फ एक बंजर विस्तार। ये किसी और ग्रह का नजारा नहीं था, बल्कि हमारी अपनी धरती का एक हिस्सा था, साउथ डकोटा। और दशकों तक वैज्ञानिकों ने, संरक्षणवादियों ने, यहां तक कि वहां रहने वाले स्थानीय समुदायों ने भी इस जमीन को देखा और इसे एक हारी हुई बाजी मान लिया। स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। प्रकृति की एक अद्भुत रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साउथ डकोटा उत्तरी अमेरिका के कई हिस्सों की तरह उपनिवेशवाद के समय में जंगली भैंसों के पूर्ण विनाश का गवाह बना। ये सिर्फ जानवरों का नुकसान नहीं था, ये एक प्राकृतिक संतुलन का टूटना था, जिसके नतीजे आने वाले दशकों में दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गए। जहां कभी भैंसों के विशाल झुंड घूमते थे, वहां अब मवेशी और भेड़ें चरती थीं। लेकिन उन्होंने भैंसों की जगह नहीं भरी, बल्कि उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ दिया। चरागाह सूख गए, जमीन के बड़े बड़े हिस्से झुलस गए और पुरानी विविध वनस्पति अपने आप वापस नहीं लौटी। ये जमीन जो कभी उपजाऊ थी, अब अपनी उत्पादकता खो चुकी थी। मिट्टी की उर्वरता साल दर साल घटती गई, जैविक पदार्थ कम होते गए और मिट्टी ने पौधों की विविधता को सहारा देने की क्षमता खो दी। ग्रेट प्लेन्स के समृद्ध घास के मैदानों के बजाय केवल कुछ ही कठोर प्रजातियां हावी होने लगीं, जो स्थानीय वन्य जीवों को भोजन नहीं दे सकती थीं। ये एक रंगी वनस्पति नमी को ठीक से रोक नहीं पाती थी, जिससे मिट्टी, हवा और पानी के कटाव से और भी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान जानवरों को हुआ। भैंसों के चले जाने और घरेलू पशुधन द्वारा चरागाहों पर कब्जा करने के कारण जैव विविधता को गंभीर क्षति पहुंची। कई प्रकार के पक्षी, छोटे स्तनधारी और कीड़े जो कभी हरे भरे घास के मैदानों में फलते फूलते थे, उनके पास भोजन और छिपने की जगहें कम बची। 1990 के मध्य तक ये जीवंत परिदृश्य पहले ही कई प्रजातियों को खोना शुरू कर चुका था। भैंसों की अनुपस्थिति ने पारिस्थितिकी तंत्र की जलवायु क्षमताओं से निपटने की क्षमता को भी गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। सूखे के गंभीर परिणाम होने लगे। मोनोकल्चर चरागाह आश्रय या भोजन प्रदान नहीं कर सकते थे और खराब हुई मिट्टी सूखे से बचने के लिए पर्याप्त नमी बनाए नहीं रख सकती थी। इसके परिणाम स्वरूप धूल भरी आंधी और ऊपरी मिट्टी का क्षरण हुआ, जिससे कटाव और भी बदतर हो गया और पास के कस्बों में धूल जमने लगी। और हाँ, इस सबसे मूल निवासियों, खासकर लकोटा जनजाति की शाखा साकोंगू ओए को जो क्षति पहुंची, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके लिए जंगली भैंसें सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच पवित्र बंधन का प्रतीक हैं। भैंसों के चले जाने से उनकी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं से संबंध टूट गए और उनके सांस्कृतिक कोड का ये नुकसान इस बात को और स्पष्ट करता है कि भैंसों को वापस लाना सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि समुदाय की साझा पहचान को पुनर्जीवित करने के बारे में भी है। लेकिन तब एक कट्टरवादी विचार ने जोर पकड़ा, जिसे कई लोगों ने सरासर मजाक उड़ा दिया। एक ऐसा विचार जो इतना साहसी था कि इसमें एक ऐसे जीव को वापस लाना शामिल था जो एक सदी से भी ज्यादा समय से इन मैदानों से गायब था। अमेरिकी जंगली भैंसें। ये सब साउथ डकोटा के वल्काकोटा बफलो रेंज और रोजबड के प्राकृतिक चरागाहों में भैंसों को वापस लाने की एक विशाल परियोजना से शुरू हुआ। इस परियोजना को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ लकोटा जनजाति की आर्थिक विकास निगम और रोजबड ट्राइबल एंटरप्राइजेज ने संभाला। इस प्रयास में कई राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल थे। साउथ डकोटा का बैड टियर्स नेशनल पार्क और विंड केव नेशनल पार्क, नॉर्थ डकोटा का थियोरबाउड रूजवेल्ट नेशनल पार्क और कोलोराडो में रॉकी माउंटेन आर्सेनल नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज। यहाँ से भैंसें लाई गईं, साथ ही मोंटाना के अमेरिकन प्रेरी ने भी दान दिया। यह सब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर की भैंस संरक्षण पहल द्वारा समर्थित था। ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी। वल्काकोटा बफलो रेंज में 1500 से अधिक मैदानी दिग्गज भैंसों को वापस लाना। 5 सालों से अधिक समय तक योजनाएं बनती रहीं, संबंध मजबूत हुए और अंत में लगभग 28,000 हेक्टेयर जमीन, जो पहले एक मवेशी फार्म थी, जनजाति को वापस बेच दी गई। और फिर 30 अक्टूबर 2020 को वल्काकोटा बफलो रेंज की सूखी जमीन ने कई सालों में पहली बार उन जानवरों के पद चिन्हों को महसूस किया जो कभी मैदानों को उनकी मूल स्थिति में रखते थे।
शुरुआत में 100 भैंसें आईं, फिर विंड केव और रॉकी माउंटेन आर्सेनल से और भी आईं। अप्रैल 2021 में एक अविस्मरणीय मौका आया जब 140 से भी ज्यादा सालों में पहली बार वेल्काकोटा बफलो रेंज पर बछड़ों का जन्म हुआ और उसके बाद भैंसों की रिहाई तेज हुई। 2022 की बाहर तक 1000 से ज्यादा भैंसें यहां घूम रही थीं और अप्रैल 2024 तक शोधकर्ताओं ने 1200 से अधिक भैंसों को चरते हुए देखा और 1500 भैंसों का अंतिम लक्ष्य अब पहुंच के भीतर है। लेकिन इन भैंसों ने वास्तव में इस भूमि के लिए क्या किया? उन्होंने सिर्फ घास नहीं खाई, उन्होंने इसे ठीक किया। घरेलू मवेशियों के विपरीत प्रेरी भैंसें लगातार घूमती रहती हैं, एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकती। ये उनके शिकारियों से बचने की क्षमता का हिस्सा है। उनके शक्तिशाली खूर प्राकृतिक हल की तरह काम करते हैं, संकुचित मिट्टी को तोड़ते हैं जिससे पानी को गहरा प्रवेश करने का मौका मिलता है, बजाय इसके कि वो सिर्फ बह जाए। ये लाखों छोटे छोटे तालाबों की तरह काम करते हैं जो बारिश के पानी को रोककर कटाव को कम करते हैं और भूजल स्तर को फिर से भरते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि खूर से गंदगी हुई जमीन चिकनी जमीन की तुलना में 25% कम ऊपरी मिट्टी खोती है। और उनकी चराई ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण है। वे चुनिंदा रूप से चरती हैं, एक मोज़ेक जैसी संरचना बनाती हैं जिसमें छोटी और लंबी घास के पैच होते हैं। इससे विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों को पनपने का मौका मिलता है। कुछ पक्षियों को छोटी घास पसंद है जैसे प्रेरी कुत्ते, जबकि कुछ को लंबी घास की जरूरत है जैसे शार्प टेल ग्राउस जो अपने घोंसले इसमें बनाते हैं। ये विविधता आक्रमणी खरपतवार प्रजातियों को नियंत्रित करती है जिससे देशी घासें मजबूत हो पाती हैं। और भैंसों की खाद ये एक प्राकृतिक खजाना है। औसतन एक जंगली भैंस हर दिन लगभग 44 पाउंड खाद पैदा करती है। ये खाद केंचुए और गोबर के कीड़ों को आकर्षित करती है जो इसे मिट्टी में दबाते हैं, जिससे मिट्टी ढीली होती है, हवा का संचार बढ़ता है और पानी और जड़ों के लिए चैनल बनते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्वों का एक केंद्रित स्रोत है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये प्राकृतिक उर्वरक चक्र बिना किसी कृत्रिम योजक की दीर्घकालिक उर्वरकता निश्चित करती है जो चरागाहों के स्वास्थ्य और क्लाइमेट चेंजेस के प्रति उनके लचीलेपन का समर्थन करती है। भैंसों की धूल में लोटने की आदत भी चमत्कार करती है। जब वे कीड़ों से बचने के लिए धूल में लोटते हैं तो वे खरपतवारों को साफ करते हैं और अपनी त्वचा से बीज गिराते हैं। ये गड्ढे बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं जिससे नए पौधों को उगने का मौका मिलता है और भैंसों की खाद उन्हें पोषण देती है। ये गड्ढे छोटे मौसमी तालाबों में बदल जाते हैं जो छोटे जानवरों, पक्षियों और उभयचरों के लिए जीवनदायी नखलिस्तान बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, ये परियोजना संगीओते जनजाति के लिए आशा लेकर आई है। भैंसों की वापसी ने उनकी परंपराओं और जीवन शैली से गहराई से जुड़े जीवों को वापस लाया है। इसने नए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, चाहे वो झुंड के प्रबंधन, चरागाहों की देखभाल या मांस प्रसंस्करण से संबंधित हो। ये सब आय की लोगों को कमी थी। इसके अलावा इको टूरिज्म के लिए अवसरों की एक विशाल खिड़की खुल गई है। तो अगली बार जब आप एक बंजर वीरान परिदृश्य देखते हैं तो इसे नकार मत दीजिए। भैंसों को याद रखिए, उस जमीन को याद रखिए जिसे मरा हुआ मान लिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो किया, उन शानदार प्राणियों ने जब उनका उस कटी फटी धरती पर छोड़ा गया, उसने सिर्फ सबको चौंकाया नहीं, उसने हमें आशा दी और उसने हमें अपने ग्रह को ठीक करने का रास्ता दिखाया। ये सिर्फ एक प्रजाति की वापसी नहीं है, ये संस्कृति का पुनर्जन्म है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का कायाकल्प है और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति में स्वयं को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है अगर हम उसे मौका दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।